हमारे पुरोधा आचार्य शुक्ल को समर्पित है। और जिस सभागार में आप अपने पहले संग्रह के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, इतने शानदार सूफी और नौजवान श्रोताओं के बीच यहाँ 2 दर्जन कविता संग्रह वालों की भी जल्दी जगह नहीं मिल पाती, जहाँ पहले संग्रह के साथ आए। ये मेरी एक बड़ी बात है और इसके लिए पूरे आपकी पूरी रचनात्मकता के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। 3 प्रमुख वक्तव्य हो चुके हैं। विंध्याचल यादव की टिप्पणी, मयंक भार्गव की टीका और कमलेश वर्मा की समीक्षा से आप गुजरे होंगे। मैं मयंक भार्गव पहली बार मिल रहा हूँ, इसलिए कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया एक तरह का जिसे कहते हैं टेक्स्ट का जो भाष्य है उस रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। कमलेश जी ने एक बड़ा काम कर दिया कि उसकी पूरी प्रूफ रीडिंग कर दी, आपको सौंप दिया, अच्छा रहा, समीक्षा किया उन्होंने। और जी ने बड़ी शानदार टिप्पणी की। एक बात और, चूंकि आप पहली बार आए हैं, विंध्याचल मेरे शिष्य थे, मैं ही नहीं संभाल पाता। तो आपको लगा होगा, इसको बार बार नहीं पड़ेगा। तो ये भी मेरे शिष्य है, लेकिन तो विंध्याचल ये तीनों के वक्तव्य से पूरे संग्रह का जो स्वरूप है वह निर्मित हो चुका है। तीनों आपके साथ में तीनों सुधी विद्वान वक्ताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे बनारस में, हमारे हिंदी विभाग में ऐसी बड़ी प्रतिभाएं हैं जिनको आधार बना करके हम बड़े बड़े समारोह करते हैं और हमें अब किसी की जरूरत बाहर की नहीं पड़ती। कम से कम हिंदी विभाग का ये गौरव तो आज हम लोग अर्जित कर ही चुके हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात कही कमलेश वर्मा ने। मुझे भी लग रहा था कि देखिए यह जो पूरा संग्रह है और जो भी पढ़ेंगे ये अनुभव की विशिष्टता का नहीं, अनुभव के विकेंद्र का संग्रह है। अनुभव की विशिष्टता का नहीं, अनुभव के विकेंद्र का संग्रह जब मैं कहा हूं तो इसका मतलब एक अनुभव की विशिष्टता जिस आप तथाकथित मुख्य धारा की बात करते हैं वह फिल्टर करके अनुभव को, सहजात स्वाभाविक अनुभवों को फिल्टर करके चलती है, ये छट पे चलती है। आपने अभी फिल्टर की वह न ललक है और न जरूरत नजर आई। और पहले संग्रह में फिल्टर होना भी, फिल्टर लगाना भी चाहिए। हम भी अपनी बातचीत में, अपनी आलोचना में कोई फिल्टर नहीं लगाएंगे, फिलहाल कोई फिल्टर नहीं लगाएंगे। जिसकी शुरुआत विंध्याचल ने बहुत सही कही, ये फिल्टर लगाने का समय नहीं है। लेकिन जिस कविता की बात कमलेश जी और विंध्याचल कह रहे थे, कविता मुझे भी बहुत लगी और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा निजी अनुभव है। और मैं एक बड़ी पत्रिका में जल्दी कविता प्रकाशित होगी, मेरी कविता वो लंबे सेवा में लिखा कि स्टेशन पर बेटे को विदा करते हुए लिख तो दिया, बेटी को विदा किया, मैंने बेटी भी को स्टेशन छोड़ दिया और उसका बेटे को गया। हमको लगता था कि भाई बेटी के जाने के बाद तकलीफ ज्यादा होगी, बेटा को तो बैठा देंगे, चुपचाप चल देंगे, लेकिन उससे कम तकलीफ नहीं हुई। ये बड़ी बात है। और मैंने ये निजी अनुभव से, और फिर मैं जब कविता में उतारा तो मुझे लगा कि इस चीज को क्यों फिल्टर करें हम, इसमें कौन सा विमर्श की बात है। भाई ऐसा है कि बेटे बेटे अपने हैं, तो ये कि भाई बेटी के विदा करते समय आंसू बहे और बेटे के विदा जब कहीं अपने स्थान में बाहर जा रहा हो तो तकलीफ होती होगी। उस चीज को अभी तक जो मैं चूंकि उस पर कभी चर्चा करने का अवसर नहीं रहा, जब आपने कविता में पढ़ा मुझे ना उस अनुभव को दर्ज तो किया है इन्होंने और बहुत खूबसूरती से दर्ज किया है, बहुत खूब। और पुरुषों की जो समस्याएं होती हैं उनको दर्ज किया है। बेटी की महिलाओं की समस्याएं तो हैं, लेकिन यह है कि और पुरुष की समस्या एक तरफ जो पुरुष है, मतलब माँ और पत्नी के बीच का जो द्वंद्व है, असल बात तो वो है कि माँ बार बार पुत्र होने का प्रमाण मांगती है और पत्नी बार बार पति होने का हक मांगती है।
कमाल हक में क्या करूं? क्या ये कम बड़ा कुंड है? नौकरी चाहिए, फिर तमाम तरह की जिम्मेदारियां, सेवा चाहिए तमाम। तो ये चीज मुख्य धारा कमलेश ने कहा मुख्य धारा कविताएं इसको फिल्टर करती है। इसे मैंने कहा कि अनुभव की विशिष्टता के लिए, अनुभव के निकेंद्रण के कवि के रूप में मेरे समूह में यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए ये जो संग्रह है, इसका सबसे अधिक जब मुझे महेंद्र कुशवाहा ने संग्रह दिया तो मेरे अंधेरे से बाहर निकलते हुए, इस पर जो निकलते हुए जो क्रिया है, इस पर मेरा ध्यान गया, जो कंटिन्यूअस है। और इस चीज को मैं जब ध्यान दिया तो मुझे लगा कि जैसा कि वो कमलेश ने बहुत सही कहा कि देखिए आचार्य शुक्ल सभागार में आप बातचीत कर रहे हैं, वो लिखते हैं एक जगह, कविता क्या है, निबंध का बहुत मौजूद यहाँ पर है कि कविता मनुष्य के लिए इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार के हर जात में पाई जाती है। मैं यही से शुरू करना चाहता हूँ कि कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की हर जात में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्यों? उसका शुक्ल जी ने भाष्य किया है, वो उसमें अपने शब्दों में बता रहा हूँ। उसका भाष्य है, उसका अर्थ जो उनके दिमाग में था कि सभ्यता के विकास, जातियों के विकास के क्रम में हम अपने संसार को भूलते चले जाते हैं और बहुत यांत्रिक होते चले जाते हैं। उस यांत्रिकता में हमारी गहरे जो बैठी मनुष्यता थी कहीं कहीं खोती चली जाती है। इसलिए कविता उस मनुष्यता को पाने का उपक्रम है। और जब मनुष्यता के पाने का उपक्रम है तो वह उपक्रम इतना आसान, क्योंकि आपके समय की गति तो बढ़ेगी, आप विकास तो करेंगे, काम करेंगे, दुनिया भर की तमाम तरह की निर्ममताएं भी आपके बीच होंगी, तमाम तरह के ऑब्जेक्टिविटी भी आपके बीच होंगे, ऑब्जेक्ट्स भी होंगे। उसके बीच जैसे जैसे उस मनुष्यता होते जाएंगे वैसे वैसे आपके भीतर दूसरी तरह की बेचैनी होती जाएगी। अभी तो ऐसा क्या है कि वो साहित्य, चलिए हम लोग हिंदी साहित्य शिक्षक छात्र हैं, कविता कहानी करने और चर्चा करते हैं, लेकिन आप देखिए कि कविता को लेकर के एक क्लास डिसिप्लिन, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो, चाहे इकोनॉमिक, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, हर विधा के मनुष्य में कविता की एक ललक होती है। वो क्यों उसकी ललक पैदा होती है? वो कहीं कहीं जब उसको एहसास होता है कि हमारी मनुष्यता कहीं खंडित हो रही है, कहीं मैं वह हो रहा हूं जो मैं नहीं होना चाहता, जिसके लिए यात्रा नहीं किया था। तो एक प्रशासक के भीतर प्रशासनिक कार्यों के बीच जब वो उमता है और जब उसको एहसास होता है, अपने स्वत्व का एहसास होता है, अपनी प्राकृतिक अवस्था का एहसास होता है, तब वह कविता जैसी विधा को चुनता है और कविता कहता है। लेकिन वो जो बड़ी मोटी परत पड़ जाती है मनुष्य के विकास की प्रक्रिया में, उसके तमाम व्यावसायिक दबावों के बीच में, तो क्या इतना आसान होता उस मनुष्यता को खोजना जो कहीं बहुत गहरे जा चुकी है? चलते चलते कहीं बहुत गहरे जा चुके नहीं, उसे संघर्ष करना पड़ता है। इसी संघर्ष के कारण कोई कविता बनती है और कोई कवि बनता है। कुछ लोग दिन भर गाली देने का संघर्ष करते हैं, तो गाली देने वालों की संघर्ष कविता नहीं, क्योंकि आत्मसंघर्ष करना पड़ेगा आपको। दूसरे के प्रति ईर्ष्याल होकर दिन रात गालियां बकते जाइए, उससे न कविता का लाभ होगा न आपके कवि का लाभ होगा। सबसे पहला काम होगा आपके अपने आत्म से संघर्ष, जो आत्म कहीं बहुत गहरे दब चुका है। इस पूरे कविता संग्रह में वह आत्म का, इसीलिए कविता को बुनियादी तो पारिभाषिक शब्दावली में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको कहा गया कि आत्म संस्कृतिक भाव शिल्पान। जो कविता में शिल्प कुछ और नहीं होता, तो असल में आत्म संस्कृति का बोध ही होता है। तो जो आत्म संस्कृति का बोध है, उस प्रक्रिया में हम कहीं कहीं अपना संघर्ष करते हैं और खंडित मनुष्यता, खोई मनुष्यता की खोज करते हैं। यही पर जो हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हुए जान लें कि कविता यही पर भजन होने से इनकार कर देती है। तो कविता और भजन होने का जो बुनियादी फर्क है वो इसी संघर्ष में कहीं छुपा रहता है। तो कविता होने में कविता संघर्ष है और उस भाषा को भजन होने में कोई संघर्ष नहीं है। लिख दिया पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको आप गाए बजाए चले जा रहे हैं। इसीलिए हिंदी की नहीं, किसी भी भाषा की जितनी श्रेष्ठ और महान कविताएं हैं
काव्य ही बनी है, भजन नहीं बन पाई है। तो ये जो अंधेरे से बाहर निकलते हुए जो मैं कह रहा था, इसमें क्रियात्मकता है, और यह जो क्रियात्मकता है अंधेरे से लगातार संघर्ष उसके बाहर निकलने की। क्योंकि आप देखिए कि वो जो बात होता है कि इद मंदा तमः कृष्णम जायेत भवनत्रयम् यदि शब्दा यम ज्योतिम संसारम न दीप्यते। तो अंधेरे से लगातार संघर्ष हमने किया है। तो संसार के हर लेखक, हर कवि ने उस अंधेरे से ही संघर्ष किया है, और यही वजह है कि उसमें सबसे ज्यादा आत्म से और खुद से वह संघर्ष करता है। क्यों? क्योंकि देखिए अंधेरा प्रदत्त होता है और उजाला अर्जित करना पड़ता है। हर कवि प्रदत्त अंधेरे से संघर्ष करते हुए उजाले को अर्जित करता है, और इसी उजाले के अर्जन की प्रक्रिया में उसका सेल्फ विकसित होता है, उसकी अपनी काव्य बोध विकसित होता है, उसकी काव्य की पहचान विकसित होती है, जिसके लिए यह कवि अभी आरंभिक चरण में प्रवेश किया है। उसमें विकास की पूरी संभावनाएं है, लेकिन हम यह भी नहीं कहेंगे सब विकसित हो गया, सब विकसित हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत कुछ है ऐसा जिसे अभी दुरुस्त करना है, लेकिन वो आरंभिक चरण में इतना तो दिखता ही है कि वह जो संचय का बोध है उसके भीतर बहुत गहरे है। उसमें मैं इस बात को बराबर कहता हूं, और आज के संदर्भ से नहीं, कि देखिए वह कभी बहुत अभागा होता है जिसमें पुरखों की अनुगूंज नहीं सुनाई देती। वह रचनाकार बहुत अभागा होता है जिसमें पुरखों की अपनी भाषा के, संस्कृत के, पुरखों के स्वर सुनाई देती। और जब मैं ये कह रहा हूं तो याद रखो बच्चों कि अनुगूंज और अनुकृति में फर्क कर रहा हूं। अनुकृति एक अलग चीज है, अनुगूंज एक अलग चीज है। अनुगूंज के बगैर तो मौलिकता का विकास हो ही नहीं सकता, इसलिए अपनी परंपरा की अनुगूंज तो होनी ही चाहिए, और वह अनुगूंज इतनी ही रहे, वह कहीं अनुकृत न बने। तो इसकी भी सावधानी हर कवि को, हर लेखक को देना पड़ता है, और यही सर्जक का होना है, यही सर्जक की परिभाषा होती है। जो सर्जक वह है जहां पर जग भी है और जहां पर जागृत भी है। सर्जक वह है जहां पर जग है, जग की चेतना है, और जहां पर जागृत है। तो जग और जागृत दोनों मिल करके सर्जक का निर्माण करते हैं, और यही सर्जक कवि का काव्य बोध भी होता है। तो उस जो सर्जक काव्य के काव्य बोध का जो प्रस्थान बिंदु है, उसकी कुछ कविताओं में यह जो है कहीं कहीं हमें दिखाई देता है। तो इस रूप में आप देखिए कि जब हम लोग कहते हैं कि, क्योंकि देखिए एक कभी कविता मात्र अलंकार नहीं है। कविता अगर किसी सुंदर भाव को विकसित करते, सुंदर भाव को हमारे सामने रख दे, वो भी सुंदर कविता है। और यह जब बात कर रहे थे आचार्य रामकृष्ण शुक्ल, तो वो भी अपने पुरखों की परंपरा में ही बोल रहे थे, कोई मौलिकता के दायरे नहीं बोल रहे थे, कि वो जो स्वर है किस तरह से उन्होंने सुना, और उनके स्वर को आज हम किस तरह से सुन पा रहे हैं। तो एक ये बात है कि अंधेरे से निकलने की जो जद्दोजहद में जो कविताएं निर्मित हो गई हैं, बेशक उनमें कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनमें थोड़ा सा कच्चापन है, थोड़ा सा खुरदुरापन है, लेकिन इस खुरदुरेपन का इस पुस्तक के साथ, पहले पुस्तक के साथ होने के कारण से हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसका अभिनंदन करते हैं, और यह चीज बड़ी उम्मीद करते हैं हमारे बीच जो एक कवि आया है वह अपनी अविराम काव्य यात्रा को चलाता रहेगा। ये जिम्मेदारी है, केवल ये नहीं कि बस हो गया आप व्यस्त हो गए। जब आप हमसे कहें कि हम आप व्यस्त हो गए, हमें बुरा लगेगा, क्योंकि हम बहुत व्यस्त होने के बावजूद आपके कविता को बहुत मन से पढ़े, हमने समय दिया। तो इस दायित्व को बाकी हम लोग पढ़ाते हैं उत्तर पुस्तिकाएं जांचते हैं, यहाँ से लेकर सब आप जानते हैं पूरी प्रक्रिया को, लेकिन उससे हमारे व्यक्तित्व का, चरित्र का निर्माण नहीं होता। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो हम करते हैं कहीं भी वो हमारी पहचान का आधार होता है, वो हमारा काम है जो हमको, जिसके लिए हमको दायित्व दिया गया है। तो आपका काम है, आप प्रशासन को लेकर आप कमिश्नर बने की इतनी जवानी कि आप IAS क्वालिफाइड, आप चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाए, वो सब जाए, इस भाव को बनाए रखें, इससे आपके भीतर की मनुष्यता प्रवाहमान रहेगी।
आपके भीतर की प्रेम और करुणा का जो स्वर होगा वो मंजिल नहीं बनने पाए। ये बातें बार बार आज ही मैं कक्षा में भी एक प्रसंग बता रहा था कि जिन बातों को साहित्य में हम पढ़ाते हैं, जब तुम्हें से कोई नेता बन जाएगा, कोई प्रोफेसर बन जाएगा, कोई डेमोक्रेट बन जाएगा, इन बातों को याद रखेगा कि हम सदगत के दुखी चमार के साथ जो हुआ, ठाकुर के कुआं के जोखू और गंगी के साथ जो हुआ, कम से कम हमसे और हमारे परिसर के लोग ऐसा काम न करें। क्या ये कम बड़ा परिमार्जन है, कम बड़ी सहादती है कि आज के 20 साल बाद जिसको हमने आज बीए पढ़ाया है और जो ब्यूरोक्रेसी के बड़े पद पर होगा हमारी बात को याद करेगा और कम से कम जहां शोषण हो रहा होगा उस पर वो साझा करेगा। आइए संजय जी, संजय जायसवाल, स्वागत है आपका। एक तो ये है, और इसी के साथ जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं ये है कि इस पूरे संदर्भ में खास बात देखिए, वो है जो मैंने कहा कि द्रवणशील चित्त की अवस्था की बात है, समानता का भाव हो। आपकी कविताओं में मैंने बार बार देखा कि खास करके हर जगह की इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात आती है, जो समानता का भाव बार बार आता है और समानता के साथ साथ सहभागिता है। मैंने पार्टिसिपेटरी, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेटरी जो अप्रोच है आपकी कविताओं में वो झलक जाता है, चाहे जितना छिपाए कोई आप देखिए वो झलक जाता है। और मैं एक जो है कविता है, मेरे ख्याल से इसमें शीर्षक में नोट नहीं करता, कुआं है, सूखा कुआं है। अब जरा देखिए कि उसमें किस तरह के कुएं के माध्यम से कवि का काव्य बोध निर्मित हो रहा है। कुएं ने मिट्टी को नमी दी, निर्माण किया था अपने चारों ओर हरियाली और तृप्ति का कुएं ने निर्माण किया। लंबी कविता में तो कितना हिस्सा इसका नोट किया हो। अब इसमें जो कुएं, अब कुआं एक सार्वजनिक स्थान है। जिस ठाकुर कुआं का जिक्र मैं कर रहा था वो सार्वजनिक कुआं नहीं था, वह खास विशेष जाति वर्ग का कुआं था। जबकि कुआं प्रकृति है, वो पानी है, जल है और जमीन के भीतर वो सबके लिए एक्सेसिबल होना, सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन हमारी सामंती जो व्यवस्था थी, जो वर्णवादी व्यवस्था, जो वस्त्रासन धर्म वाली व्यवस्था थी, उसने इस तरह का छूत और अछूत का भाव निर्मित किया, जिसके खिलाफ निराला भी खड़े होते हैं, प्रेमचंद भी खड़े होते हैं, महान से महान लोग खड़े होते हैं। तो उसमें जो कवि ने, अब ऐसा नहीं कि इसमें कोई मतलब इन्होंने इत्यादि के बीच प्रक्रिया में इन्होंने प्रेमचंद को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं भी इसे भी, और इसमें सीधे कोई संकेत नहीं प्रेमचंद का कहीं कुछ आना, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके संस्कार के निर्माण में वो जो नवजागरण के बड़े पुरोधा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, निराला हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, जो उस दौर के लोग थे, जितना ये पढ़ पाए वो कहीं के और चेतन उनकी भाषा कह रही थी। तो अब यहाँ देखिए कि जो हरियाली है का और तृप्ति का एहसास अपने के चारों को, हरियाली को मैं करुणा के रूप में देखता हूँ और तृप्ति को प्रेम के रूप। हरियाली में करुणा का भाव निर्मित होता है और तृप्ति में प्रेम का, और करुणा और प्रेम का यही बीच भाव है जो कुएं को सूखने से बचाता रहेगा। आद्योपांत सारी सभ्यता जब तक रहेगी तब तक उस कुएं को करुणा, और अब ये कुआं कविता का कुआं, करुणा और प्रेम की जो भावना है, यह जो है कविता जो कुएं को लगातार बचाती रहेगी, उसमें लगातार जल भरता चला जाएगा और वह जो है सबके लिए प्रशस्त होगी। यह बातें हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कविता का संघर्ष, बुनियादी संघर्ष तो शास्त्र से ही हुआ था। शास्त्र से ही कविता ने संघर्ष किया, क्योंकि जो शास्त्र थे वे सबके लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, और कविता ने एक ऐसी लिखा का अपना विकास किया जिसने कहा कि हम सबके लिए उपलब्ध, हम सब यहाँ पर किसी प्रकार का लिंग, जाति, वर्ण का कोई भेद नहीं होगा। तो ये जो भाव होता है कहीं कहीं यह यहाँ पर दिखाई देता है, और इस तरह से कवि ने अपने कविता रूपी कुएं में जिस तरह से समता को आधा बना के ताक झांक की है, तो उम्मीद करता हूँ इस ताक झांक आगे के दिनों में भी बची रहेगी और बनी रहेगी। और एक तीसरी बात इसमें मैंने देखा हुआ है, इनकी कविताओं में एक देखा मैंने कि संवाद धर्मिता बहुत है। कमलेश, विंध्याचल भी, मयंक भी, तीनों ने
जिन विद्वान वक्ताओं ने इसका जिक्र किया, संवाद धर्मिता, पत्नी से जो संवाद हो रहे, आत्म संवाद के साथ साथ जो लगातार हर संवाद अपने परिवेश में संवाद होता है, उसमें वाक्य है, लड़ते झगड़ते तुमसे मैं साहित्यकार बन गया। ये सबकी कथा है, हम जितने लेखक हैं सबकी कथा है, लेकिन दर्ज जो है अमर ने किया है। लड़ते झगड़ते में साहित्यकार कर दिया। कौन ऐसा बड़े से बड़ा लेखक हो, लेकिन शुरुआत में पति पत्नी की झगड़े से शुरुआत हुई, वही संगीत बना। अब झगड़े में जो फंस के रह गए वो उभर नहीं पाए, जो निकल गए मुस्कुरा करके हाँ बहुत अच्छा, आगे निकल गए, यात्रा तो वही शुरू होगी, क्यों कमले से। तो ये सब तो ये अच्छा। और दूसरी चीज है, हाँ एक कविता का मुझे लगता था कि शायद इस पर कमलेश जी का ध्यान जाए। कविता बड़ी मजेदार है और शायद इस संदर्भ को खुद अमर जी नहीं समझे होंगे। ये कविता संदर्भ प्रसंग, अब अजीब कविता है, संदर्भ और प्रसंग। और आप ये देखिए कि संदर्भ और प्रसंग को मैं शास्त्र और लोक के परस्पर अन्वित के प्रसंग से जोड़ कर देखता हूँ। ये जो कविता यहाँ पर है, अब आप देखिए कि यहाँ पर एक जो इनकी लोक निपुण कवि के रूप में आवाजाही होती है, यहाँ पे लोक निपुण कवि के रूप में इनकी कविताएं मुझे दिखाई देती हैं। संदर्भ और प्रसंग का मामला यह है कि संदर्भों के एक वाक्य, संदर्भों का एक पंडित आज प्रसंग से हारा है। उसका निचोड़ यह है कि संदर्भों का एक पंडित आज प्रसंग से हारा है। क्यों प्रसंग से हारा है? व्याख्या के संदर्भ प्रसंग थोड़ा पूछते ही हैं, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी सोचा कि संदर्भों का एक पंडित प्रसंग से क्यों हारा? क्योंकि संदर्भ जो है पुरातन के आख्यान है, शास्त्र के आख्यान है, किसी का संदर्भ है, और प्रसंग समकालीन है, लोक से जुड़े हुए हैं। तो संदर्भ शास्त्र का हुआ और प्रसंग लोक का हुआ। संदर्भ तुम अज्ञे का दो, कालिदास का दो, भवभूत का दो, व्यास का, चाहे जिसका दो, लेकिन प्रसंग तो तुम्हें 2025 का ही देना होगा। अगर उस संदर्भ को कालिदास आज होते तो अभिज्ञान शाकुंतलम वैसे ही नहीं लिखते, और कम से कम मेघदूत तो वैसे नहीं लिखते जैसा उन्होंने लिखा है। कुछ उसमें टेक्नोलॉजी जरूर शामिल हो जाती, कुछ उसमें चैटिंग जरूर शामिल हो जाती, और उसमें कुछ ट्विटर और तमाम तरह की चीज शामिल जरूर हो जाती, तब जाकर के उनको हम पढ़ते। यानी कहीं न कहीं ध्वनिया उस भाषा में कहीं कहीं अवतरित जरूर होती। तो कहने का ये है कि जो प्रसंग है यह औचित्यपूर्ण सामयिक निर्माण की चेतना है, और इसको बड़ी खूबसूरती से संदर्भों का एक पंडित आज प्रसंग से हारा है। तो इसको मैं जिस लोक निपुणता से मैंने जोड़ने की इसको कोशिश की है, उसमें बार बार आचार्य द्विवेदी याद आते हैं कि शास्त्र जब जब रूढ़ हुआ है तब तब लोक ने उसे दिशा दी, संस्कृत जब जब रूढ़ हुई तब तब उसे लोक भाषाओं ने जगह दी, और उसी लोक भाषा के कारण से आज हमारे पास हिंदी है जो इतनी समृद्ध और संपन्न भाषा है। तो ये बहुत और बातें उसको मैं सब छोड़ रहा हूँ, वो सब चीजों में नहीं है, लेकिन अंत में केवल ये कहना चाहूंगा कि कुछ जो संघर्ष से गुजरते ही जो कुछ सूत्र मेरे दिमाग में आए, वो ये पहला ये सजग आत्मबोध के कब जो बता दिया मैंने, अंधेरे से बाहर निरंतर निकलने की कोशिश का संघर्ष है, और सबसे बड़ी बात है बिखरने के विरुद्ध जीवन को बांधने वाले कवि, बिखरने के विरुद्ध जीवन को बांधने वाले कवि के रूप में इन्हें मैं देखना चाहता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि और अन्य लोगों कहा कि पूरी कविताएं या इस तरह की कविताएं जो आरंभिक दौर की कविताएं हैं, अगर इनमें मनुष्यता का मांगलिक विधान अगर हो तो हमें स्वागत करना चाहिए। हम उसी मनुष्यता के मांगलिक विधान के दायरे में अमर कुशवाहा के कवि का इस गौरवशाली हिंदी विभाग के गौरवपूर्ण सभागार आचार्य रामदास शुक्ल में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। फिर उसी उम्मीद के साथ इनकी कर यात्रा अविराम चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।